उड़ान सबने भरी थी, पर कुछ लोग मंजिल तक कभी नहीं पहुंचे। किसी ने माँ को खोया, किसी ने अपनी पूरी फैमिली को। ब्लैक बॉक्स ने सिर्फ आवाजें सुनाई, लेकिन वापस कोई नहीं आया। ये कहानियां क्रैशेस की नहीं, बल्कि उन जिंदगियों की है जो हवा के बीच लटक करके मदद की गुहार लगाते गए। लेकिन अफसोस, आवाज सब सुन सकते थे, लेकिन मदद कोई नहीं कर सकता था, क्योंकि हालात ही ऐसे थे। आज के इस सफर में हम ले जा रहे हैं आपको उन 5 क्रैशेस के बीच में, जो कि कुछ प्लेन कंपनियों की गलती से हुए, कुछ पायलट की गलती से हुए और कुछ कुदरत की वजह से। आखिर उस रात क्या हुआ था, ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। 12 अगस्त 1985 शाम 6:12 टोक्यो के हैनेडा एयरपोर्ट से जेल फ्लाइट 123 ने टेक ऑफ किया। प्लेन था बोइंग 747 SR शॉर्ट वर्जन, जिसमें 509 पैसेंजर्स और 15 क्रू मेंबर्स के साथ टोटल 524 लोग थे और डेस्टिनेशन था ओसाका का इटामी एयरपोर्ट। मात्र 54 मिनट की फ्लाइट। कैप्टन टकामा एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट थे। 12,000 घंटे से ज्यादा का उनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस था। सब कुछ नॉर्मल था, जब तक 12 मिनट बाद एक आवाज ने सब कुछ बदल नहीं दिया। शाम 6:24 पर फ्लाइट ने 24,000 फीट की हाइट पर आना शुरू ही किया था, तभी एक जोरदार ब्लास्ट होता है। प्लेन का जो टेल सेक्शन था, मतलब जो पीछे वाली पूंछ, वो कम्प्लीटली डैमेज हो चुकी थी। प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया, जो कंट्रोल सरफेस को कंट्रोल करता था। कैप्टन ने तुरंत टोक्यो ATC को इमरजेंसी डिक्लेयर किया, लेकिन अब प्लेन में कोई भी कंट्रोल सरफेस काम नहीं कर रहा था। ना प्लेन को ऊपर ले जा सकते थे, ना नीचे, और ना ही मोड़ सकते थे। सिर्फ इंजन ट्रस्ट के बल पर आसमान में फ्लाइट को बैलेंस किया जा रहा था। एक सर्वाइवर युमिको नाम की लेडी ने बाद में बताया कि सभी लोग कंफ्यूज थे। क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा था। सडनली ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए थे। लोग चिल्लाने लगे। कोई प्रार्थना कर रहा था, कोई अपने लास्ट मैसेजेस लिख रहा था और कुछ लोग रोकर अपने बच्चों को गले लगा रहे थे। उन्हीं में से एक पैसेंजर था जिसका लास्ट मैसेज था, माँ पापा माफ करना, शायद अब हम दोबारा नहीं मिल सकते। सोचो, जब आदमी को अपनी मौत का एहसास हो जाए वो क्या महसूस करता होगा। कैप्टन टकामा और उनकी क्रू मेंबर्स ने हर पॉसिबल एफर्ट्स को ट्राई किया था। कभी टोक्यो वापस ले जाने की कोशिश की, कभी प्लेन को ओशन की तरफ डिवर्ट करने की कोशिश की, लेकिन प्लेन अनकंफर्टेबल था, इसलिए ऑटो पायलट भी काम नहीं कर रहा था और इसी वजह से प्लेन हवा में बार बार फिगर आउट लूप में घूम रहा था। एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिर्फ उनकी मे डे की कॉल्स को सुन पा रहा था और फाइनली 6:56 पर माउंट टकामा ग्रह के पास में प्लेन एक पहाड़ी से टकरा गया। सब कुछ 1 सेकंड में ही खत्म हो गया। अब ये सब तो ठीक था, लेकिन इससे बड़ी गलती हुई प्लेन क्रैश के बाद। दरअसल प्लेन क्रैश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में लगभग 10 घंटे का डिले हुआ। अब ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जापानी मिलिट्री ने रात में माउंटेन पर चढ़ने से सख्त मना कर दिया और जब सुबह रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंची तब कुछ लोग अब भी जिंदा थे, लेकिन रात भर कड़कड़ाती ठंड और इंजरी के कारण वहीं पर उनके सामने कई लोगों ने दम तोड़ दिया और लास्ट में बची पूरी 4 महिला सर्वाइवर, जिनमें से एक 12 साल की छोटी बच्ची भी थी। सोचिए, अगर रेस्क्यूअर्स थोड़ा जल्दी वहां पर पहुंच जाते तो शायद कुछ लोग और बच सकते थे। इससे भी शॉकिंग बात तब पता चली जब प्लेन क्रैश की इन्वेस्टिगेशन हुई, जिसमें ये पता चला कि एक्चुअली 7 साल पहले इसी एयरक्राफ्ट का टेल सेक्शन एक मिनर इंसिडेंट में डैमेज हुआ था, जिसे रिपेयर किया था बोइंग की टीम ने, जिन्होंने टेल सेक्शन को गलत तरीके से रिपेयर किया था। जरा सी गलती और एक केयरलेस रिपेयर का रिजल्ट ये था कि प्लेन क्रैश हो गया और उसी गलती की वजह से टेल का प्रेशर बल्केट वीक हो गया था। आखिर में बोइंग ने अपनी गलती एक्सेप्ट की और इसके बाद एविएशन इंडस्ट्री में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स में कई रिफॉर्म्स आए। जापान एयरलाइन फ्लाइट 123 का क्रैश दुनिया का डेडलिस्ट सिंगल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट था, जिसमें 524 में से मात्र 4 सर्वाइवर्स बचे। हर पैसेंजर के पीछे एक कहानी थी, एक फैमिली थी। ये एक वार्निंग थी कि एविएशन में एक छोटी सी गलती भी हंड्रेड्स ऑफ लीव ले सकती है। आज भी यहाँ पर एक मेमोरी साइट है जहाँ पर लोग उन लोगों को याद करते हैं जिनसे वो कभी मिल नहीं पाए। 12 नवंबर 1996 दिल्ली से कुछ ही दूर चरखी दादरी के आसमान में एक जबरदस्त धमाका सुनाई दिया और धमाके के तुरंत बाद आसमान से आग के गोले गिरने लगे, मेटल के टुकड़े, जलती हुई चीजें और ह्यूमन बॉडीज गिरने लगी। ये था इंडिया का सबसे बड़ा हवाई हादसा और दुनिया की सेकंड वर्स्ट माइंड एयर कोलिजन। उस वक्त दिल्ली के आसमान में 2 बड़े एयरक्राफ्ट थे, जिनमें से एक थी सऊदी अरेबियन एयरलाइन फ्लाइट 763, एक बोइंग 747 जो कि दिल्ली से रियाद जा रहा था, जिसमें टोटल
312 लोग सवार थे। और वहीं दूसरी तरफ कजाकिस्तान एयरलाइन फ्लाइट 1907 एक ल्यूशियन LL76 कजाकिस्तान से आई फ्लाइट थी, जिसमें कुल 37 लोग सवार थे। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, लेकिन इसी बीच एक छोटी सी गलती हो जाती है। दरअसल सऊदी प्लेन ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका था और वो लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर था। और वहीं दूसरी ओर कजाकिस्तान प्लेन लैंड करने के लिए तैयार था। इसे 15,000 फीट की ऊंचाई मेंटेन करके रखनी थी, लेकिन जो कजाकिस्तान प्लेन का पायलट था उसे इंग्लिश ठीक से नहीं आती थी। और इसीलिए जब ATC ने क्लियरली बोला कि मेंटेन लेवल 15,000 फीट, तो पायलट ने उसे गलत समझा और प्लेन को 15,000 फीट की जगह पर 14,000 फीट की हाइट पर लेकर आ गया। लेकिन उस हाइट पर पहले से ही सऊदी प्लेन था, इसीलिए दोनों प्लेन सेम हाइट पर थे और सेम डायरेक्शन में एक दूसरे के सामने आ गए। और जब ATC ने इसे रेडार पर देखा तो तुरंत सऊदी प्लेन को बोला कि डिसेंड इमीडिएटली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सऊदी प्लेन बिल्कुल सीधा आगे उड़ रहा था और कजाकिस्तान प्लेन ऊपर से नीचे आ रहा था। और फिर शाम 6:41 पर 14,000 फीट की हाइट पर कजाकिस्तान प्लेन के विंग सऊदी प्लेन के टेल से टकरा गए। टकराव इतना ज्यादा पावरफुल था कि सऊदी प्लेन हवा में ही ब्रेक हो गया और सीधा जमीन पर क्रैश कर गया। कजाकिस्तान प्लेन कुछ सेकंड्स के लिए कंट्रोल में रहा, लेकिन फिर वो भी क्रैश हो गया। गांव के लोग उस वक्त खेतों में काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि आसमान में एक आग का गोला चमक रहा है। जमीन पर गिरते ही हर तरफ फायर एक्सप्लोशन और बॉडीज के टुकड़े दिखे। इस एक्सीडेंट में पूरे 339 लोगों की जान गई। दोनों प्लेन में से कोई भी सर्वाइवर नहीं बचा। फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये सामने आया कि कजाकिस्तान पायलट ने एल्टीट्यूड इंस्ट्रक्शन गलत समझा और लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ी वजह बनी। उस वक्त इंडियन एयरस्पेस में TCAS या मॉडर्न रेडार सिस्टम नहीं था। ATC ने सऊदी प्लेन को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक दोनों एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा पास आ चुके थे। और फिर इस हादसे के बाद इंडिया ने काफी बड़े सेफ्टी स्टेप्स लिए। रेडार सिस्टम को अपग्रेड किया गया और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए TCAC सिस्टम मैंडेटरी बना दिया गया। पायलट ट्रेनिंग में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को सीरियसली लिया गया। कुछ ऐसे ही काफी सारे कदम उठाए गए। दिल्ली के पास चरखी दादरी गांव में आज भी एक मेमोरियल साइट है, जहां लोग उन लोगों को याद करने के लिए जाते हैं। सऊदी पायलट कैप्टन खालिद अल सुबैली को लोग हीरो के रूप में याद करते हैं। उन्होंने लास्ट मोमेंट तक प्लेन को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन इतनी कोशिश करने के बाद भी जब एक इंसान नहीं बचा तो ये कहानी और भी ज्यादा दिल को छू जाती है। 27 मार्च 1977 को लॉस रेडियोस एयरपोर्ट पर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन उसी दिन ग्रैंड कैनेरिया एयरपोर्ट पर एक बम ब्लास्ट हुआ। इस ब्लास्ट के बाद कई सारी बड़ी फ्लाइट्स को टेनेरिफ डिवर्ट कर दिया गया, जिनमें से दो सबसे बड़े प्लेन्स थे। KLM फ्लाइट 4805 एम्स्टर्डम से आई हुई बोइंग 747, जिसमें 248 लोग थे, और दूसरा प्लेन था पैन एम फ्लाइट 1736। ये प्लेन भी सेम था, जो कि लॉस एंजलिस से आया हुआ था, बोइंग 747, जिसमें 396 पैसेंजर्स थे। लॉस रेडियोस एक छोटा सा एयरपोर्ट था, रनवे बस एक ही था, वो भी टैक्सीवे लिमिटेड, इसलिए दोनों प्लेन्स एक ही रनवे का यूज कर रहे थे। मतलब एक ही रनवे पर थे दो प्लेन। उस दिन दोपहर के बाद एयरपोर्ट पर घना फॉग छाने लगा था। विजिबिलिटी इतनी कम हो गई थी कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन को देखना लगभग नामुमकिन था। अब आसमान में ट्रैफिक है या नहीं, या फिर रनवे पर कोई दूसरा प्लेन तो नहीं खड़ा है, इन सभी की बातचीत सब कुछ रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू हो रहा था, और वही रेडियो बन गया सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग का रीजन। फ्लाइट 4805 का कैप्टन था जैकोब वैन जेटेन, एक हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट, और जो दूसरा प्लेन था 1736, इसका पायलट भी हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट था। अब दोनों फ्लाइट्स को टेक ऑफ तो करना था, लेकिन अलग अलग समय पर। लेकिन KLM फ्लाइट के कैप्टन के और कॉन्फिडेंस के कारण एक बड़ा एक्सीडेंट हो गया। अब जो फ्लाइट थी 1736, इसे परमिशन दी गई थी टेक ऑफ की, लेकिन जो दूसरे फ्लाइट के क्रू थे फ्लाइट 4805 के, उन्हें ये सिग्नल टेक ऑफ का लगा। मतलब फ्लाइट 4805 वालों को लगा कि हमें परमिशन मिल चुकी है फ्लाइट को टेक ऑफ कराने की, और इधर फ्लाइट 1736 वालों को लगा कि हमें परमिशन मिल चुकी है टेक ऑफ की। लेकिन असल में तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी। अब जो प्लेन था KLM, ये पूरी 300 की स्पीड से टेक ऑफ की तैयारी कर रहा था, और वहीं दूसरा प्लेन, जिसे कोहरे की वजह से ठीक से नजर नहीं आ रहा था, वो बीच रनवे पर खड़ा था। अब जो KLM का पायलट था, उसे दूसरा प्लेन तो नजर आ गया था, लेकिन तब जब कुछ कर नहीं सकते थे। मतलब प्लेन जब जाकर दिखा जब कुछ ही मीटर्स की दूरी रही थी, और फाइनली दोनों प्लेन्स आपस में भिड़ गए और एक भयानक एक्सप्लोजन, जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटों ने दोनों बोइंग 747 को लपेट लिया। इस ब्लास्ट में KLM प्लेन के 248 लोग तुरंत मर गए, और वहीं प्लेन पैन एम के 335 लोग मारे गए। टोटल 583 लोगों की जान गई। मतलब एविएशन हिस्ट्री का सबसे डेडली एक्सीडेंट। पैन एम फ्लाइट के कुछ सर्वाइवर्स ने बाद में बताया, रनवे पर सब कुछ हिल जैसा लग रहा था। आग, चीख,
लोग जलते हुए भाग रहे थे, कुछ लोग तो जलते हुए विंडो तोड़कर प्लेन से नीचे कूद गए। जब इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई तब 3 मेन रीजन सामने आए। सबसे पहली KLM कैप्टन की जल्दबाजी, उन्होंने बिना क्लियर टेक ऑफ क्लियरेंस के प्लेन उड़ा दिया। दूसरा रेडियो कम्युनिकेशन और तीसरा डेंस फॉग जिसमें विजिबिलिटी लगभग 0 थी। टेनेरिफ क्रैश ने पूरे एविएशन वर्ल्ड को हिला दिया था उस समय पर। कैप्टन वेन टेन जो कि एक टाइम पर KLM के एड्स में आते थे, जो कि एक पेनफुल रिमाइंडर बन गए। इसलिए कहते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी सबसे बड़ा थ्रेट बन जाता है। इस क्रैश के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने रेडियो लैंग्वेज, कॉकपिट बिहेवियर और रनवे सेफ्टी के रूल्स बदल दिए। आज इतना सेफ एयर ट्रेवल है, उसके पीछे का जो सबसे बड़ा मेन रीजन है ये पीछे होने वाले एक्सीडेंट्स। मतलब जो हिस्ट्री के एक्सीडेंट्स थे उनको देखकर, उनकी जो गलतियां थी उनको सुधार कर हर रूल्स को चेंज किए गए हैं। वैसे इस प्लेन क्रैश में 583 लोग तो चले गए, लेकिन उनकी कुर्बानी ने एविएशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 23 जून 1985 सुबह 8:14 एयर इंडिया फ्लाइट 182 जो कि कनाडा से इंडिया आ रही थी, वो अचानक रेडार से गायब हो जाती है। और फिर थोड़ी देर बाद खबर आती है कि अटलांटिक ओशन में कई सारी डेड बॉडीज और सामान के साथ प्लेन के टुकड़े तैर रहे हैं। इस फ्लाइट में पूरे 329 लोग थे, जिसमें से 86 बच्चे भी थे और उन सभी की जान चली गई। अब ये कोई टेक्निकल फेलियर नहीं था और ना ही किसी पायलट की लापरवाही थी, बल्कि ये था आतंकवादी हमला। ये एयर इंडिया फ्लाइट 182 एक बोइंग 747 एयरक्राफ्ट थी जिसका नाम था एम्परर कनिष्का। फ्लाइट का रूट कुछ ऐसे था, टोरंटो से मॉन्ट्रियल और फिर मॉन्ट्रियल से लंदन, लंदन से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे। इस प्लेन में कुल 329 लोग सवार थे, 307 पैसेंजर्स और 22 क्रू मेंबर्स। ज्यादातर लोग इंडियन ओरिजिन कैनेडियन थे जो कि अपने रिलेटिव से मिलने के लिए इंडिया जा रहे थे। फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ घंटे पहले एक अननोन आदमी ने सूटकेस चेक इन कराया और सबसे बड़ी हैरानी की बात तब हुई जब उसने खुद फ्लाइट नहीं ली, बल्कि उसने अपना बैग भेजा और उस बैग के अंदर था एक टाइमर बेस्ड बॉम्ब। प्लेन जब आयरलैंड के कोस्ट के ऊपर था 31,000 फीट की हाइट पर, तभी एक जबरदस्त धमाका हुआ। एयरक्राफ्ट हवा में ही एक्सप्लोड हो गया। इतना तेज ब्लास्ट था कि क्रू को मेडे सिग्नल भेजने का भी टाइम नहीं मिला। जब प्लेन क्रैश हुआ फिर उसके थोड़ी देर बाद कोस्ट गार्ड को समंदर में तैरती हुई बॉडीज मिली और साथ ही फ्यूल पैचेस और प्लेन के टुकड़े भी। पूरे प्लेन में से किसी एक भी पर्सन को नहीं बचाया जा सका। 243 इंडियन ओरिजिन कैनेडियन, 22 इंडियन और 63 अदर नेशनल, सबकी मौत हो गई। इनमें से सबसे छोटी विक्टिम थी एक 2 महीने की बेबी गर्ल। ये था कनाडा का सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक और उस समय का दुनिया का सबसे डेडली एविएशन बॉम्बिंग। जब आखिर में इन्वेस्टिगेशन हुई तो पूरी कहानी एक डेंजरस टेरर प्लॉट निकली, जिसके पीछे था बाबर खालसा इंटरनेशनल, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। इस ग्रुप के 2 मेन मास्टरमाइंड बंदे थे, एक था तलवार सिंह परमार और दूसरा था इंद्रजीत सिंह रियात। इन्वेस्टिगेशन में जब इनसे पूछा गया कि आपने बॉम्बिंग क्यों करवाई, तो उनका कहना था कि 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना। उन्होंने कनाडा में रहते हुए पूरा प्लान बनाया था। वैंकूवर से टोरंटो एक सूटकेस बॉम्ब भेजा गया। सेम ऐसा ही एक और बॉम्ब टोक्यो एयरपोर्ट पर दूसरी फ्लाइट के लिए भी प्लान किया गया था, जिसमें अलग से ब्लास्ट हुआ था। इस केस ने कैनेडियन सिक्योरिटी एजेंसी के सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। मल्टीपल इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिलने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एयरपोर्ट स्क्रीनिंग बिल्कुल वीक थी और सबसे बड़ी शॉकिंग बात कि बॉम्ब वाला बैग बिना पैसेंजर के प्लेन में गया कैसे। ये हादसा एविएशन हिस्ट्री का सबसे बड़ा सिक्योरिटी फेलियर में माना जाता है। जस्टिस मिलने में भी काफी साल लग गए। अब रही बात कि उन दोनों का क्या हुआ, तो तलविंदर सिंह परमार को 1992 में पंजाब पुलिस ने मार गिराया और इंद्रजीत सिंह को पूरे 15 साल की सजा हुई सिर्फ बॉम्ब बनाने के लिए। बाकी सब सबूत की कमी के कारण छूट गए। फिर 2006 में कनाडा की सरकार ने एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, जिसमें ये ऑफिशियली एक्सेप्ट किया गया कि वी फेल्ड द विक्टिम्स। आज भी हर साल 23 जून को कनाडा और इंडिया में मेमोरियल सेरेमनीज होती है। विक्टिम्स के परिवार आज भी जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। इसी इंसिडेंट के बाद दुनिया भर के जितने भी एयरलाइन सिक्योरिटी सिस्टम है, उन सभी को बदला गया। इस प्लेन हादसे का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आखिरी प्लेन क्रैश की बात करें उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। 8 मार्च 2014 की रात मलेशिया एयरलाइन फ्लाइट MS-370 कुआला लुम्पुर से बीजिंग के लिए टेक ऑफ करती है। 239 लोग इस प्लेन में सवार होते हैं। सब कुछ नॉर्मल लगता है। फ्लाइट थी बोइंग 777-200 ER एयरक्राफ्ट। कैप्टन जहरी अहमद शाह और को पायलट फरीक अब्दुल हमीद कॉकपिट में थे। टेक ऑफ का टाइम था रात के 12:41 का। मौसम बिल्कुल क्लियर था, लेकिन टेक ऑफ के करीब 40 मिनट बाद जैसे ही फ्लाइट वियतनाम एयर स्पेस में एंटर करती है, वो अचानक रेडार से गायब हो जाती है। अब
ATC कांटेक्ट करता है वियतनाम रेडार से, बट उनका जवाब आता है कि प्लेन ने हमसे कभी कांटेक्ट नहीं किया। सभी लोग कंफ्यूज थे कि आखिर हुआ क्या। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई इमरजेंसी सिग्नल नहीं, प्लेन साइलेंट हो गया और रेडार स्क्रीन से वेनिश हो गया। मलेशिया एयरलाइन खुद कंफ्यूज थी। उन्होंने कहा कि वी हैव लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद MS-370, वी आर ट्राइंग टू लोकेट द एयरक्राफ्ट। शुरुआत में सभी ने सोचा कि शायद ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन जब घंटों तक कुछ नहीं मिला तब मिस्टीरियस गहराने लगी। मिलिट्री रेडार डाटा ने बताया कि MS-370 ने यू टर्न लिया था। वो प्लेन वेस्ट की तरफ घूम गया और अंडमान निकोबार के ऊपर से होकर साउथ इंडियन ओशन की तरफ चला गया। अब इतना सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं हो सकता था, ये पूरी तरह से मैन्युअली लग रहा था। मतलब वहीं कॉकपिट से किसी ने जानबूझकर रूट चेंज किया। ब्रिटिश सैटेलाइट कंपनी इनमार्सत का डाटा से पता चला कि प्लेन लगभग 6 घंटे और फ्लाई किया था और फिर उसके बाद उस प्लेन का लास्ट सिग्नल इंडियन ओशन के रिमोट एरिया से मिला। ये दुनिया की सबसे इंसुलेट जगहों में से एक था। 239 लोग, जिसमें से 152 चाइनीज, 50 मलेशियन, 5 इंडियन और बाकी डिफरेंट कंट्रीज के पैसेंजर्स थे, सब ऑटोमेटिकली लापता हो गए। फैमिली मेंबर्स दिनों तक एयरपोर्ट पर रुके रहे, हर कॉल पे उम्मीद रखते गए। ऐसे करते करते कई महीने गुजर गए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इस डिस्पेरेंस के पीछे कई सारी थ्योरीज बनी। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये पायलट सुसाइड भी हो सकता है। कैप्टन जेरी के घर में फ्लाइट सिमुलेटर में सेम एरिया का प्रैक्टिस रूट मिला था। दूसरी थ्योरी बनी कि ये एक हाईजैक था, लेकिन किसी ने कोई डिमांड नहीं की, ना ही कोई मैसेज किया, तो ये हाईजैक तो नहीं हो सकता था। कुछ लोग सोचते हैं कि टेक्निकल फेलियर हुआ होगा, लेकिन अगर ऐसा होता तो मेडे कॉल जरूर आता। एक और कंट्रोवर्शियल थ्योरी ये भी है कि प्लेन गलती से US मिलिट्री बेस डियोगो में चला गया और उसे शूट डाउन कर दिया गया, लेकिन इनमें से किसी भी थ्योरी का कोई प्रूफ नहीं मिला। 2015 से 2018 के बीच कुछ प्लेन के टुकड़े मिले, मोजाम्बिक्यू, मडागास्कर और रियूनियन आइसलैंड के कोस्ट पर। ये सभी टुकड़े थे बोइंग 777 के, और लास्ट में कंफर्म भी किया कि ये सभी टुकड़े MS-370 के ही थे। लेकिन प्लेन का ब्रेकेज, ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कुछ भी नहीं मिला। ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर $150 मिलियन से ज्यादा का खर्चा किया। इंडियन ओशन के 1,20,000 स्क्वायर फुट किलोमीटर एरिया को स्कैन किया गया, लेकिन जब कोई सॉलिड क्लू नहीं मिला तो 2018 में ऑफिशियली रिसर्च को बंद कर दिया गया। MS-370 की फाइल आज भी बंद नहीं हुई है। वो 239 लोगों की कहानी, जिनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कोई नहीं जानता और शायद कभी पता भी ना चले। क्या लगता है आपको, आखिर क्या हुआ होगा इस प्लेन के साथ? कमेंट करके अपना ओपिनियन जरूर दें।